मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। क्या होता रहेगा, इस तरीके से टाइम के साथ में क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा। अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आई नॉट बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका नाम क्या रखा, आई नॉट। इधर माइनस आई नॉट लिख देते हैं। और एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। तो अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज है, अगर आप उनका एवरेज निकालोगे, जितनी पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, जैसा पॉजिटिव हाफ साइकिल है वैसे ही आपको नेगेटिव हाफ साइकिल दिख रहा होगा। भाई जो जो करंट की पॉजिटिव वैल्यूज हैं वैसे नेगेटिव वैल्यूज भी तो हैं। तो अगर आप इसका एवरेज निकालने जाओगे तो क्या आएगा, जीरो। कैसे, मान लो आपको 10 नंबर्स को ऐड करना है, 10 नंबर है 1 2 3 4 5, है ना। 5 तो ये हो गए और 5 है -1 -2 -3 -4 और -5। बताओ इनका एवरेज कितना आएगा। जैसे पॉजिटिव वैल्यूज है वैसे नेगेटिव वैल्यूज है, एवरेज निकालो, सबको ऐड करोगे जीरो बन जाएगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी वैल्यूज है सबका टोटल करेंगे और जितने नंबर ऑफ वैल्यूज है उतने से डिवाइड कर देंगे। सबको ऐड किया, 10 से डिवाइड किया, आंसर जीरो आया। समझे बात। तो ऐसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल एग्जैक्टली सेम है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की अगर आप मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसलिए हम कभी भी अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू एक कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट नहीं करते हैं। करोगे तो आंसर जीरो आएगा। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर ए कंप्लीट साइकिल इक्वल टू जीरो। एक कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की मीन या एवरेज वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो अब आधे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाल लो। आधे साइकिल को देखो, पहले करंट बढ़ा फिर कम हुआ, पहले करंट बढ़ा फिर कम हुआ, तो कुछ एक एवरेज वैल्यू भी तो आएगी। एवरेज मतलब बीच की से एक वैल्यू आएगी कुछ ऐसे, है ना। तो वो बीच की वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू कितनी है वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो इसके लिए हम जो डेफिनेशन काम में लेते हैं, डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद में एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले से हम मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे। डेफिनेशन ये होती है, अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाती है जो सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में सेम चार्ज सप्लाई कर देता हो। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो एक एसी सर्किट है आपके पास में, जिसमें आपने कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। क्या कनेक्ट किया हुआ है, एक एसी वोल्टेज सोर्स है। देखो एसी वोल्टेज सोर्स का या करंट सोर्स का सिंबल ऐसा होता है, ये एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतनी ही वैल्यू के रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक डीसी सोर्स लगा रखा है ना, कोई 20 वोल्ट का। अब ये जो करंट सप्लाई करेगा सर्किट में वो तो कांस्टेंट होगा, जो भी करंट होगा, क्योंकि डीसी सोर्स कांस्टेंट करंट सर्किट में सप्लाई करता है। और ये वाला करंट क्या करेगा, टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा, डांस करता रहेगा, बार बार चेंज होगा ऐसे ऐसे, है ना। तो ये वाला जो करंट है ये तो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो दोनों में एक फर्क है। अब हमें क्या करना है, इस अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो करंट किसको बोलते हैं, द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि किसी टी टाइम के अंदर, मान लो कोई भी टी टाइम ले लिया, उस टाइम के अंदर जितना चार्ज यहाँ पे डीसी सोर्स सर्किट में सप्लाई कर रहा है जिससे करंट बन रहा है, उतना ही चार्ज अगर एसी सोर्स भी सप्लाई कर देता है तो दोनों की एवरेज वैल्यू सेम आ गई। जैसे आपके घर पे दो अलग अलग टाइप के नल आते हैं, मान लो एक नल ऐसा आता है जिससे लगातार पानी गिरता है, इसको डीसी मान लो। एक नल ऐसा है जिससे रुक रुक के पानी आता है, कभी ज्यादा आता है कभी आता ही नहीं है, फिर वापस आता है फिर रुक जाता है। दोनों के नीचे आपने एक एक बाल्टी लगा दी। अब ये जो बाल्टी लगाई है सेम साइज की लगाई है, और आप सेम टाइम में इनको देख रहे हो, तो सेम टाइम बाद में मान लो आपने किसी टी टाइम बाद में देखा तो ये सेम लेवल तक भर गई। इसका मतलब एवरेज पानी तो उतना ही इकट्ठा हुआ ना, अलग अलग थोड़ी इकट्ठा हो रहा है। टी टाइम में देखा आपने तो जितना पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ उतना ही यहाँ पे इकट्ठा हुआ। ये रुक रुक के आने वाला पानी ऐसी मान लो, तो हम ये बोलेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर है जो सेम टाइम में सेम सर्किट में सेम चार्ज सप्लाई कर देता हो। जैसे यहाँ पे सेम पानी इकट्ठा हुआ वैसे सेम चार्ज सप्लाई होना चाहिए सर्किट में। अगर ऐसा हो रहा है तो हम
उस कांस्टेंट करंट को, क्योंकि ये वाला करंट तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, मतलब टाइम के साथ में कांस्टेंट जो करंट है, उस कांस्टेंट करंट की जो भी वैल्यू होगी उसी को हम अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू मान लेंगे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूं, देखो बिल्कुल इजी है। हमें अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है हाफ साइकिल के लिए। कितने साइकिल के लिए? हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ले लेता हूं तो इसका टाइम होगा 0 से t/2, ये इसका हाफ साइकिल का टाइम पीरियड है। अब ये हाफ जो टाइम पीरियड है, मतलब 0 से t/2 का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर एसी की मीन या एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो करंट की जो जो वैल्यूज हैं 0 से t/2 टाइम में, देखो करंट पहले इंक्रीज हो रहा है, तो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी बिल्कुल पास पास। समझ रहे हो बात? इन सारी वैल्यूज का टोटल करना है, फिर जितने टाइम में आपने टोटल किया उतने से डिवाइड कर देना है। उतने टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। अब इनफाइनाइट चीजों को अगर आपको ऐड करना हो तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा? इंटीग्रेशन। तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, किसके लिए? करंट के लिए। ठीक है, आई का इंटीग्रेशन करेंगे, और कितने टाइम के लिए? 0 से t/2। हाफ साइकिल के लिए करना है ना, तो 0 से t/2, इसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे करंट का। और इंटीग्रेशन करने का मतलब है सम करना, टोटल करना। तो टोटल करंट आ गया, फिर कितने टाइम में हमने इसको कैलकुलेट किया? t/2, तो इसको t/2 से डिवाइड कर दो। क्या करना है इसको? t/2 से डिवाइड, तो ये अपने पास आई एवरेज निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है इसका। जितने टाइम के लिए आपने करंट का टोटल किया है उतने टाइम से इसको डिवाइड कर दो। अब एक चीज और याद रखो, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये तो साइन वेव है ना, अल्टरनेटिंग करंट को एक साइन वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन वेव की फॉर्म में इसकी इक्वेशन लिखी जाती है I = I0 साइन ओमेगा टी। अगर वोल्टेज होगा तो E = E0 साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख देंगे। I की जगह E आ जाएगा बस। समझ रहे हो बात? ये जो साइन फंक्शन के इधर जो लिखा होता है ना ओमेगा टी, इसको हम फेज भी बोलते हैं। ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे, इसको फेज भी बोला जाता है। ओमेगा को तो क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इंटू टी को क्या बोलेंगे? फेज। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। अच्छा, इस आई का भी दो टाइप से आपने आई को लिख दिया, करंट को। यहां भी आई लिखा है, यहां भी आई। तो आई नोट का मतलब तो क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और आई का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसी टाइम टी पे जो करंट की वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। करंट तो बार बार चेंज हो रहा है ना, तो किसी एक टाइम टी पे आप चेक करोगे तो वो जो करंट आएगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या बोलेंगे? आई नोट। और एवरेज करंट को आई एवरेज लिख के बताएंगे। यहां पे आई की वैल्यू यहां से पुट कर दो तो क्या बन गया? ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, इसको मैं 2/t लिख देता हूं। इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये तो बन गया 2/t। इंटीग्रेशन 0 से t/2। आई की जगह क्या लिखना है? I0 साइन ओमेगा टी। इस चैप्टर में थोड़ी सी मैथ्स है भाई, है ना। पहले बता देता हूं इस चैप्टर में क्या है, थोड़ी सी मैथ्स आएगी तो आपको लगेगा कि थोड़ी मैथ्स ज्यादा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में है ऐसा, अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है ना उसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो इसमें थोड़े बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे हम, छोटे मोटे, बहुत टिपिकल वाले नहीं, आसान वाले। तो ये आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे I0 का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो कि कांस्टेंट होता है किसी भी एसी के लिए। ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट होगी ना, हर बार करंट इसी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, देख लो। तो ये I0 यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया जाएगा। तो आई एवरेज क्या आएगा? 2I0/t। और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ सोच के? साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? यहाँ पे dt लिखना चाहिए, ये dt वाला, ये dt है ना, ये यहाँ पे लिखा मैंने। तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करोगे तो t के मल्टीप्लाई में अगर कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे t के मल्टीप्लाई में क्या आ गया? ओमेगा, तो वो अपॉन में लिखना पड़ता है, यानी कि अपॉन में क्या आएगा? ओमेगा भी आएगा। और 0 से t/2 की हम लिमिट लगा देंगे। कितने से कितने टाइम के लिए करंट का टोटल किया? 0 से t/2, तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना। बस हो गया काम, इसको सॉल्व कर दो। ओमेगा तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दो, तो ये आ जाएगा आई एवरेज = 2I0/ओमेगा टी। ये माइनस भी मैं आगे ही लगा देता हूं एक बार। अब बचा कॉस ओमेगा टी।
अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट कर दो, क्या बना cos ओमेगा टी बाई टू, अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करो, तो cos ओमेगा इंटू जीरो यानी कि जीरो। तो बताओ आंसर क्या आएगा, -2i0 अपॉन ओमेगा टी। अब आपको एक चीज पता है, कौन सी चीज पता है, आपको पता है कि ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई/टी, लिख सकते हो ऐसा। तो इस टी को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ओमेगा टी किसके बराबर आ गया, 2 पाई के बराबर। तो ये जो ओमेगा टी यहां पे लिखा है, क्या हम इसको 2 पाई बोल सकते हैं, तो ये बन गया cos 2 पाई/2 यानी कि cos पाई माइनस cos जीरो। अब मैं सारी वैल्यूज लिख रहा हूं यहाँ पे। अच्छा, ये जो 2i0 अपॉन ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी को भी आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई लिख सकते हो यहां से, तो इसको 2 पाई लिख दिया। cos पाई होता है -1, cos जीरो होता है 1, तो -1 यानी कि हो गया -2। तो बताओ आंसर क्या है, ये एक माइनस पहले से लगा हुआ है, तो आई एवरेज अपने पास कितना आया बोलो, 1 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2i0 अपॉन पाई। आया समझ में। और ये जो 2 अपॉन पाई है, इसकी जो वैल्यू है ये होती है आई एवरेज इक्वल टू 0.637 इंटू i0। तो ये है अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू। मतलब अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, हर बार जितना ये मैक्सिमम तक जा रहा है, उस मैक्सिमम वैल्यू को 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हो अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू का 63.7% होता है। क्योंकि अगर आप परसेंटेज में लिखते हो ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो आई एवरेज इक्वल टू 63.7% ऑफ i0। अल्टरनेटिंग करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू उसका 63.7% जो निकालोगे ना, 63.7% जो वैल्यू आएगी i0 की, वो आएगी आप i0 इंटू 63.7 अपॉन वही 100 करोगे तो वही 0.637 बन जाएगा। तो इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट की मीन या एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो चाहे ऐसे याद रखो या ऐसे याद रखो, एक ही बात है, ये ज्यादा काम आता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार लगाया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन समझ में आई क्या, देख लो एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, और कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो। एक बार देखो इसको पूरे डेरिवेशन को, और कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन हो तो एक बार बता दो। इस पे एक क्वेश्चन बहुत बार आता है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, कि जो अल्टरनेटिंग करंट है क्या उसको मेजर करने के लिए जो नॉर्मल हम डीसी अमीटर या वोल्टमीटर होते हैं ना, उनको यूज कर सकते हैं क्या। डीसी अमीटर या वोल्टमीटर मतलब जो डीसी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, क्या वो एसी पे काम करते हैं, तो नहीं काम करेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बताई थी घर पे आने वाली सप्लाई की, 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार चेंज हो जाएगा, 50 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इतना तेजी से ये चेंज होता है कि नॉर्मल जो अमीटर या वोल्टमीटर है उसका पॉइंटर हिल ही नहीं पाता। अगर कोई चीज बहुत तेजी से चेंज हो रही तो ये ऐसे ऐसे थोड़ी कर पाएगा, इतना तेजी से इनर्शिया की वजह से ये हिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम नॉर्मल अमीटर या वोल्टमीटर जिसको डीसी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम एसी पे यूज नहीं कर पाते। इसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एसी को मेजर करने के लिए क्या होते हैं, अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका नाम होता है हॉट वायर अमीटर या हॉट वायर वोल्टमीटर। वो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। करंट अगर फ्लो होता है ना किसी भी वायर से, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस प्रिंसिपल पे वो काम करने वाले डिवाइस हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस पे स्टार भी लगा लो, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। कौन सी वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या चीज है भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है। आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में इस तरीके से चेंज होता रहेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू को I0 बोलते हैं, और एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड T बोला जाता है। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या होती है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। हमें फाइंड करनी है इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये क्या चीज है भाई,
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाती है जो सेम सर्किट में सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस कर देता हो। एक एग्जांपल से समझो, जैसे एक रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस आपने लगा दिया एसी वोल्टेज सोर्स और उतने ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया आपने डीसी वोल्टेज सोर्स। क्या लगा दिया? डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया। अब डीसी कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट में और एसी कम ज्यादा होने वाला करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट में। तो अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाती है। इसी को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोल देंगे अल्टरनेटिंग करंट की, अगर सेम टाइम में सेम जो रेजिस्टेंस है वो सेम हीट प्रोड्यूस करता हो। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए? हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए। इस वायर के अंदर से जब करंट पास होगा तो जितनी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उतनी हीट यहाँ पे भी अगर प्रोड्यूस होने लग गई तो इसका मतलब यहाँ पे जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है वही क्या होगी? यहाँ पे जो डीसी करंट की वैल्यू है वही क्या होगी? अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर मानी जाएगी। दोबारा सुनो इसकी डेफिनेशन। अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उस कांस्टेंट करंट के बराबर मानी जाती है जो सेम सर्किट के अंदर यानी कि सेम रेजिस्टेंस के अंदर सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस कर देता हूं। एक एग्जांपल से अगर समझाऊं तो मान लो दो अलग अलग बाल्टी है, दोनों में बराबर आपने पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये दो अलग अलग बाल्टी एज्यूम कर लो, दोनों का साइज सेम है मान लो और दोनों में आपने पानी भरा हुआ है। इस तरीके से दोनों में क्या है? सेम क्वांटिटी में पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर पानी को गर्म करने वाली रोड डाल दी हमने, ऐसे रोड होती है ना। अब ये जो रोड है, एक रोड को हमने डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और एक को हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब डीसी तो कांस्टेंट रेट से करंट सप्लाई करेगी तो एक कांस्टेंट रेट से हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, पानी गर्म होता रहेगा। यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा तो कभी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कभी कम और उससे पानी गर्म होता रहेगा। लेकिन अगर आपने टी टाइम बाद में चेक किया, आपने किसी टी टाइम बाद में चेक किया और दोनों में पानी सेम लेवल तक गर्म है, इसका मतलब दोनों को टोटल हीट जो सप्लाई की गई है वो तो सेम ही है, तभी तो सेम लेवल तक सेम टेम्परेचर तक गर्म हुआ वो। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट की, जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है उसको इस कांस्टेंट करंट के बराबर मान लेंगे, इस डीसी करंट के बराबर मान लेंगे जो सेम टाइम में सेम सर्किट में सेम हीट सप्लाई कर देता हो। तो हीट की टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, कि सेम सर्किट में अगर सेम हीट प्रोड्यूस हो रही है, जितना एसी प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही ये कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बस उस कांस्टेंट करंट का नाम क्या रख दिया हमने? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रख दिया। हमारे घर पे जो एसी सप्लाई आती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है पता है क्या आपको? बताओ। हमारे घर पे जो एसी सप्लाई आती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? ERMS बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ये होती है 220 वोल्ट। याद रखो, घर पे जो एसी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और जो घर पे एसी सप्लाई आती है उसका वोल्टेज कितना है? कौन सा वोल्टेज? RMS वोल्टेज। एक चीज याद रखो, ये स्टैंडर्ड वैल्यू मानी जाती है एसी की। जब भी आप एसी को बताते हो ना किसी को कि हमारे घर पे इतना करंट आ रहा है, इतना वोल्टेज आ रहा है, तो कौन सी वैल्यू बताते हो? हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताते हो। कौन सी वैल्यू? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताई जाती है उसके लिए। ठीक है, ये तो इसके डेफिनेशन वगैरह हो गई सारी बातें। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है उस पर आते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है जो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। नाम में कहाँ छुपा हुआ है सर? देखो, सबसे पहले देखो पढ़ो इसको, रूट मीन स्क्वायर उल्टा चलना है, स्क्वायर से चलना है, स्क्वायर से फिर मीन, मीन से रूट। स्क्वायर का मतलब है जो अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जिसको हम I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, इस इंस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर करो। करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। पहला काम किया स्क्वायर किया। उसके बाद में क्या करना है? मीन। मीन मतलब एवरेज निकालो। मीन किसको बोलते हैं? एवरेज निकालने। एवरेज कितने टाइम के लिए निकालना है? 0 से t/2 के लिए भी निकाल सकते हो और 0 से t के लिए भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर 0 तो नहीं आएगा? नहीं, 0 नहीं आएगा इस बार। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू का स्क्वायर कर देते हो, अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर कर देते हो, तो जो नेगेटिव वैल्यू है उनका स्क्वायर करते हो वो भी क्या बन जाएंगी? पॉजिटिव। तो फिर एवरेज 0 नहीं आता, चाहे आप 0 से t टाइम के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर लो या फिर
0 से t/2 के लिए कर लो, आंसर सेम ही आता है। तो हम जो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे ना, वो 0 से t टाइम के लिए निकालेंगे। 0 से t के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, और क्योंकि 0 से t टाइम के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप इसको t से फिर डिवाइड कर दोगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और करनी पड़ेगी लास्ट में, क्या लिखा है, रूट। रूट मतलब स्क्वायर रूट, यानी कि पावर 1/2। पहले हमने स्क्वायर किया, उसके बाद में एवरेज निकाला, ये एवरेज निकालने का प्रोसीजर है, और उसके बाद में अंडर रूट कर दिया। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC आ जाएगी। इस तरीके से करना पड़ेगा। आया समझ में। अल्टरनेटिंग करंट की अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले तो क्या करो, पहले स्टेप में क्या करना है, अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, मीन। मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, 0 से t के लिए इंटीग्रेट करके t से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, मीन वैल्यू। फिर क्या करना है, अंडर रूट। रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, पावर 1/2। अंडर रूट मतलब पावर 1/2, तो पावर 1/2 लगा दो। तो ये जो भी निकल के आएगा वही अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मानी जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं, देखो क्या आता है आंसर। बिल्कुल इजी है। देखो IRMS इक्वल टू t, ये t तो अलग कर दिया, इधर बाहर निकाल दिया। अब मैं 0 से t के लिए इंटीग्रेशन, और i की वैल्यू है यहाँ पे I0 sin ओमेगा t, उसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt पावर 1/2। आया समझ में। बस मैंने i की वैल्यू पुट करी और कुछ नहीं किया। IRMS बराबर I0 स्क्वायर को बाहर लिख लो, कांस्टेंट है ना ये, बाहर लिख दिया। 0 से t के लिए इंटीग्रेशन। अब साइन स्क्वायर ओमेगा t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, स्क्वायर फंक्शन है ये, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2। ये साइन स्क्वायर ओमेगा t को आप ऐसा लिख सकते हो, ये एक फॉर्मूला होता है, उससे मैंने इसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे थीटा की जगह ओमेगा टी है, तो मैंने लिखा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। अब थोड़ा और सॉल्व करो इसको, ये 2 भी बाहर ले आओ, I0 स्क्वायर बाई 2t। अब देखो इंटीग्रेशन करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t आ जाएगा। कोस 2 ओमेगा टी का होता है साइन 2 ओमेगा टी, और t के मल्टीप्लाई में अगर 2 ओमेगा है तो ये नीचे लिखना पड़ेगा आपको। 0 से t की लिमिट लगा दो, पावर 1/2 कर देंगे लास्ट में। समझ में आ रही है बात। थोड़ा और सॉल्व करो इसको। IRMS बराबर I0 स्क्वायर बाई 2t। पहले अपर लिमिट पुट करो कैपिटल T, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दो इसमें 0, माइनस ये है 1/2 ओमेगा। ये है साइन फंक्शन, और साइन फंक्शन के लिए अगर आप 0 से t के लिए इंटीग्रेशन करते हो या 0 से t की लिमिट पुट करोगे, आंसर 0 बनेगा। पुट करके बता देता हूं। जैसे पहले अपर लिमिट पुट करो तो ये बना साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो साइन 2 ओमेगा इंटू 0 यानी कि 0। ऐसा कुछ है। आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई t होता है, तो ओमेगा t क्या बन गया, 2 पाई। अगर ओमेगा टी को 2 पाई लिखोगे तो 2 पाई इंटू 2 क्या हो गया, 4 पाई। साइन फंक्शन की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब पे 0 होती है। तो जैसे ये 4 पाई बनेगा, ओमेगा टी को क्या लिखोगे 2 पाई, तो ये बनेगा 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई। साइन फंक्शन की वैल्यू 4 पाई पे क्या होती है, 0। साइन 0 कितना होता है, 0। 0 इंटू 0, सॉरी 0 माइनस 0 0, और 0 इंटू समथिंग, एक सेकेंड, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये वाली टर्म तो क्या बन गई, 0। बचा क्या, t बचा बस। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, IRMS बराबर I0 स्क्वायर अपॉन 2t इंटू ये पूरा जो है ना यहां से यहां तक, इसमें सिर्फ t बचेगा ये, और लास्ट में पावर 1/2 लगा दो। आई कुछ बात समझ में। थोड़ा और सॉल्व कर दो, t से t उड़ा देंगे, I0 स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट करोगे तो आ जाएगा IRMS बराबर I0 बाई √2। 2 का अंडर रूट क्या होगा, √2 होगा ना। I0 स्क्वायर का हो गया I0 और 2 का हो गया √2। तो ये जो वैल्यू अपने पास निकल के आई है अल्टरनेटिंग करंट की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल के आ गई।
अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? तो अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स होती है। ठीक है, ये 1/√2 है ना, इसको 0.707 भी बोल सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, IRMS इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, ऐसा भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ज्यादातर ये काम में लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स वगैरह में, ये IRMS जब भी लिखना होता है ना तो I0/√2 लिख देते हैं हम लोग, ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी रहता है, तो ज्यादातर ऐसे लिख के आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये फॉर्मूला लिखा है, बाकी सब सॉल्व किया है। इसको देख लो, इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो, देखो आराम से, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो।